गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 61 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी तिथि 27 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में भी हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु की संरचना। अब तक हमने पढ़ा कि थॉमसन है, रदरफोर्ड है, उसने कैसे परमाणु के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई, उदाहरण देकर भी, और उनके मॉडल को उन्हें समझाया। आज हम बोहर के मॉडल में पढ़ेंगे कि बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो क्या है और क्या क्या उसने खामियां दूर की जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए, है ना। तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है, तो कैसे, लेकिन वो हमें पता है स्थिर होता है, तो वो कैसे स्थिर, कैसे वो संभव है। तो देखिए, हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक, तो इस जो ये हमारी स्थिति थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम घूम कर वो स्थायी नहीं है, उसकी एक ऊर्जा खत्म होगी, वो नष्ट हो जाएगा, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नष्ट हो जाएगा। तो इस जो ये जो उसका ड्रॉबैक था, जो उसकी खामी थी, उसको कैसे इस कमी को दूर किया, तो एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोहर ने इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब देखो बोर का परमाणु मॉडल क्या था। नील्स बोहर है जो जिनका जन्म 1885 में हुआ और मृत्यु 1962 में हुआ। नील्स बोहर ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी दो प्रमुख विशेषताएं या फिर अवधारणाएं इस प्रकार थी। दो विशेषताएं उसने बताई अपने परमाणु मॉडल में कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे रदरफोर्ड कह रहा था कि भाई रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको जानकर ऐसा लग रहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो खत्म होकर ऐसे धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा नाभिक में। लेकिन इसने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो ऐसे नहीं घूम के ऐसे नहीं जा सकता। वो अपना जो उसका कक्ष है, जैसे मान लिया आपको यहाँ ये लाइन दिख रही है, ये विशेष कक्ष होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी कक्ष में घूमेगा, वो इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष बोलते हैं। ये क्या है, जो ये आपको दिख रही है ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष है। ठीक है, या विविक्त कक्ष कहा जाता है, कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। हर जो यहाँ पे आपको ये ऊर्जा कक्ष या ऊर्जा स्तर दिख रहा है, ये इसकी अलग ऊर्जा है, यहाँ पे इसकी ऊर्जा अलग है। ठीक है, हर कक्ष की अपनी अपनी ऊर्जा है। तो नाभिक के चारों ओर जो दूसरा उसने विशेषता बताई कि नाभिक के, ये आपका नाभिक है, इसके चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, कि ये जो जब ये इसे घूम रहे हैं तो वो ऊर्जा उनकी वो ऊर्जा को रिलीज नहीं करते, ऊर्जा नहीं छोड़ते वो। ठीक है, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर कक्ष तक कूदते हैं। इनको मान लीजिए अगले में जाना है या पिछले में जाना है, तो वो ऊर्जा को सोख कर या छोड़कर, वो भी निश्चित होती है कि इतनी ही ऊर्जा लगेगी, निश्चित ऊर्जा से ही वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी ऐसे ऊर्जा जो वो खत्म नहीं होती। उन्होंने इन ऊर्जा कक्षों को क्या नाम दिया, संख्याओं में इनको बांटा था, संख्याओं के द्वारा, जो उसको हम KLMN, ये कक्ष के नाम है। K कक्ष ये पहला है, L कक्ष दूसरा है, M कक्ष तीसरा है और N कक्ष चौथा है। ठीक है, तो इनके द्वारा उसने दर्शाया था। जो परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष होता है, सबसे बाहर वाला जो कक्ष होता है वो क्या होता है, संयोजक कक्ष, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो सबसे बाहरी वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, सोडियम का जो नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है 11 होती है। तो 11 मतलब 2, 8, 1, इस तरीके से हम बांट सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे जो आपका पहला आपका इलेक्ट्रॉन कक्ष है, जो ये क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं और तीसरे में 1 आ सकता है। तो इसमें 3 कक्ष हैं। तो सबसे बाहरी वाला जो ये होगा संयोजक कक्ष, और इसके अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये होगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। मतलब एक जो कक्ष, ये नहीं कि आप उसमें, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पहले में सिर्फ 2 ही बनाए, अगले में 8 बनाए, तो मैं ये 8 पहले वाले में क्यों नहीं घुसाया मैंने, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम। हर कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, ये निश्चित होता है। ये कैसे पता लगेगा कौन से कक्ष में कितने आएंगे, तो देखो ये हम इस फॉर्मूले से, जो ये सूत्र है, इससे पता लगा सकते हैं। जो N है यहाँ पे N क्या है, ऊर्जा स्तर या कक्ष की संख्या, कि कौन से कक्ष का आप निकालना चाहते हो, पहले कक्ष का, दूसरे का, तीसरे का। ठीक है, N यहाँ पे रख दो, आप मान रख दो N का।
तो आपको क्या निकल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें अधिकतम आ सकते हैं। ठीक है, विभिन्न कक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या होगी, जैसे k है, k कक्ष में क्या होगी, आपका सूत्र होता है 2n²। जो k कक्ष होता है वो पहला होता है, तो n की जगह मैं 1 रख दूंगी, n का वर्ग, तो 2 गुना 1 कितना होता है, 2 होता है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा कक्ष है l कक्ष का निकालेंगे 2n का वर्ग, 2 दूसरे कक्ष का निकाल रहे हैं तो n की जगह में 2 रखूंगी, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 4 और आगे ये 2 है गुना में, 2 गुना में 4 कितना हो गया, 8। तो दूसरा कक्ष है, दूसरे कक्ष में 8 आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे कक्ष का निकाल लेंगे, 18 आ सकते हैं। अब ये जैसे यहाँ 18 है, आप चौथे का निकालोगे तो अलग निकलेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, बेशक ही आपकी जो कक्ष है 18 आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कक्ष में इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो आखिरी वाला होगा ना, सबसे भारी वाला जो कोष होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा संख्या 8 ही रह सकती है। बीच में 18 हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे वाला बाहरी वाला है ना, बाहरी जो कक्ष है उसमें 8 ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस नियम को हम बोलते हैं अष्टक नियम। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब तक पिछली वर्कशीट में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, किस किसने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की जो प्रोटॉन की खोज की। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इससे पहले आपका एक काम है, फटाफट से कमेंट्स पे आप मुझे बताओगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की। ठीक है, इससे पता लगेगा कि आप सिर्फ आंसर को ही कॉपी करते हो या फिर पढ़ते भी हो। ठीक है, तो फटाफट से मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन है और जो आपके प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की। ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन क्या होते हैं। न्यूट्रॉन है एक और अब परमाणु, आपको देखो मैंने बताया था कि जो परमाणु है ना उसके 3 और छोटे भाग होते हैं, जिसको जो अवपरमाणुक होते हैं, अवपरमाणु कण होते हैं, परमाणु के अंदर 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसको हम ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन जिसको हम पी से दिखाते हैं, और न्यूट्रॉन जो आज हम पढ़ रहे हैं एन से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, इसका संकेत क्या है, एन होगा। तो ये एक और अवपरमाणु कण है जिसकी खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1932 में की थी, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, जो प्रोटॉन है वो प्लस में होता है। तो जो न्यूट्रॉन है इस पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, ये ना तो माइनस होगा ना ये प्लस होगा, और जो इसका द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। तो उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होते हैं। जो हमारा न्यूट्रॉन बीच में न्यूक्लियस होता है, ये आपका परमाणु बीच में न्यूक्लियस है, ये जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन के साथ नाभिक, जो आपका न्यूक्लियस है नाभिक है, नाभिक के अंदर ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ। तो इसीलिए जो परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, मतलब ना के बराबर माना जाता है। तो सारा का सारा जो द्रव्यमान कहाँ बच गया, परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसमें, और नाभिक में क्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसीलिए जो नाभिक है उसमें ही सारा द्रव्यमान हो जाता है पूरे परमाणु का। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट में आपको दिया गया था आज समझाने के लिए, तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। आपके 5 प्रश्न उत्तर आज आपको दिए हुए हैं, जिनका हल हम अभी करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, नील्स बोर ने परमाणु के 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखी। जो नील्स बोर है उसकी जो परमाणु की अवधारणाएं आपको लिखनी है, तो लिखोगे नील्स बोर के परमाणु की प्रमुख अवधारणाएं कुछ इस प्रकार थी। पहला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्षा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद है दूसरा आपका पॉइंट क्या है, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कूद सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, ये देखो, ये है आपका प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है, परमाणु है जो ये आपका बोर के परमाणु मॉडल की रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको कैसे पूरा किया। तो बोर के परमाणु मॉडल ने, लिखोगे यहाँ पे, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की। तो आपको लिखना है अपने उत्तर में कि बोर ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं और गति करते वक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कूद सकते हैं। ठीक है, ये किसने बताया, बोर ने बताया, और ये कमियां दूर की रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं।
प्रश्न नंबर 3 में आपको जो परमाणु मॉडल है बोर का, उसके अनुसार 4 जो ऊर्जा स्तर थे, जो ऊर्जा कक्ष थे, 4 ऊर्जा कक्ष स्तर वाले आपको परमाणु का चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर, ये चित्र आपको बनाना है। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे आपको, ये बीच में हमने क्या बनाया, नाभिक बनाया है। इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपका कक्ष पहला है जिसको हम K से दिखाते हैं, ये दूसरा कक्ष है L, तीसरा कक्ष M और चौथा कक्ष N। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर, ये है प्रश्न नंबर 3। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं, तो उत्तर में लिखोगे न्यूट्रॉन एक अवपरमाणु कण होते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित होते हैं, इसका संकेत है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब है आपका आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो लिखना है परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष में संयोजन कक्ष कहते हैं, बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैं आपको वर्कशीट में भी समझा चुकी हूँ क्या होते हैं संयोजन और संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे आपको। ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, पूरी वर्कशीट भी। कोई भी दिक्कत है आपको पूरी वर्कशीट में, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।